इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें कई रिलीजन के लोग रहते हैं और इस बात से हर कोई वाकिफ है। इसलिए भी आए दिन लोगों से लेकर दूसरे देशों की नजर इंडिया पर टिकी रहती है कि वे कैसे इतने रिलीजन के लोगों को एक साथ खुश रखते हैं। हालांकि इंडिया में रिलीजन के नाम पर 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले झगड़े देखने को मिल चुके हैं। ये झगड़े तब से शुरू हुए हैं जब 11 मार्च को यूनियन गवर्नमेंट ने CAA को इम्प्लीमेंट करके पूरे देश की जनता को हिला दिया है। देश की जनता के साथ ही बाहर देश के लोगों की निगाहें भी इस CAA पर टिकी है और क्या आने वाले दिनों में इसकी वजह से इंडिया और फॉरेन देश के रिलेशंस में खटास देखने को मिल सकती है, ये तो वक्त बताएगा। इस नोटिफिकेशन के आते ही पूरे देश में आक्रोश मच गया और हर जगह दंगे फसाद की स्थिति वापस से पैदा होने लगी। जहां एक और पॉलिटिकल पार्टी से लेकर कई लोगों ने यूनियन को खूब फटकारा है, वहीं वक्त नहीं लगा जब सुप्रीम कोर्ट में CAA के खिलाफ कई केसेस भी पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इस केस की हियरिंग को लिस्ट करने का भी फैसला ले लिया है। जब उनके सामने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से मौजूद होकर इस केस की अर्जेंट लिस्टिंग कर रहे थे। CJI को इस मामले की अर्जेंसी समझाते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने स्टेट किया, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन 2019। एट दैट टाइम देयर वर नो रूल्स, so no stay was granted by this court. Now they have notified the rules ahead of the Lok Sabha elections. If citizenship is granted, it will be impossible to reverse. So the interim application may be heard. उस समय कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें केस लिस्टिंग से कोई दिक्कत नहीं है, पर वो ये बात क्लियर करना चाह रहे हैं कि किसी भी पिटिशनर के पास कोई ग्राउंड नहीं है कि वे इस एक्ट पर सवाल उठाए। ये सब बातें सुनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सिर्फ ICUL की ही नहीं बल्कि उन सारी प्लीज को भी मार्च 19 के लिए पोस्ट कर दिया है जिन्होंने CAA पर स्टे की मांग की है। इसी प्ली में एक प्ली असानुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हुए कहा है कि ये एक्ट एंटी मुस्लिम है। जहां हमारे देश में लोग यूनियन को टारगेट कर रहे थे, वहीं CAA की वजह से अब USA की भी नजर इंडिया पर टिकी है। जी हाँ, आपने सही सुना। अभी हाल ही में अपने डेली ब्रीफिंग के दौरान स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर लोग चौंक गए हैं। So we are concerned about the notification of the Citizenship Amendment Act on March 11. We are closely monitoring this act. इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस क्वेश्चन को और किसी ने नहीं बल्कि USA के डेली ब्रीफिंग्स में पाकिस्तान जर्नलिस्ट जहां ज़ेब अली ने रेज किया था। आपको बता दें कि इस एक्ट को एंटी मुस्लिम कहा जा रहा है, इसलिए भी आए दिन इसके खिलाफ इतना आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि USA के इस कमेंट का करारा जवाब इंडिया ने दे दिया है और उन्हें बख्शा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने USA को करारा जवाब देते हुए कहा है कि जिन्हें इंडिया की हिस्ट्री नहीं पता है उन्हें इंडिया के इंटरनल मामले में कमेंट्स नहीं करने चाहिए। The view that it is misplaced, misinformed and unwarranted. Lectures by those who have a limited understanding of India's pluralistic traditions and the region's post-partition history are best not attempted. सिर्फ यही नहीं, रणधीर जायसवाल ने भी अमित शाह के उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है जिससे यूनियन ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि इंडिया में CAA से लोगों को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी और ना ही उनसे छीनी जाएगी। And Parsi and Christian communities from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh who have entered India on or before 31st December 2014. The CAA is about giving citizenship, not about taking away citizenship. So this must be underlined. It addresses the issue of statelessness, provides human dignity and supports human rights. सिर्फ रणधीर जायसवाल ही नहीं बल्कि अमित शाह ने फॉरेनर्स मीडिया के सवालों को भी खूब फटकारा है, ये कहते हुए कि उनके देश में इंडिया जैसा माहौल भी नहीं है, तो उन्हें ये सवाल पूछने से पहले सोचना चाहिए। फॉरेन मीडिया को पूछे उनके देश में ट्रिपल तलाक है क्या? नहीं है। उनके देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या? उनके देश में एक भी स्टेट में 370 जैसा प्रोविजन है क्या? फिर हमारे में हिंदू लॉ भी तो है, सक्सेशन लॉ है। इसका नाम हिंदू लॉ है, वो देश का नागरिक कानून ही है। आपको बता दे कि मिलर के अलावा USA कॉन्वॉय एरिक गारसिटी टू इंडिया ने भी अपने व्यूज रखते हुए कहा था कि भले वे इंडिया की सिक्योरिटी नीड समझ सकते हैं, पर एक डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड इक्वलिटी बहुत ही जरूरी हो जाती है। He stated, in America we feel very strongly about that. Sensitive borders need to be secured. We are a nation of immigrant citizens. We have been enriched by our diversity. Secondly, we understand India's security needs as well. We are well aware of this. But the principles of religious freedom and of equality under the law is a cornerstone of democracy. तो जब बाहर की कंट्रीज भी इस CAA को एंटी मुस्लिम कह रही है तो एक नजर डालते हैं कि अमित शाह ने कैसे लोगों को समझाया है कि ये एक्ट एंटी मुस्लिम नहीं है। अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है,
उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ यही नहीं, अमित शाह ने कहा भी है कि वे इंडिया के बंटवारे पर कभी सहमत नहीं थे और ये बंटवारा रिलीजन के बेसिस पर और नहीं होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया, हम कभी सहमत नहीं थे। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहां जो अल्पसंख्यक है उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराया जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो माँ बहन बेटी के लिए वो शरण में आए भारत की। अमित शाह ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सीएए बेसिकली उन रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए पेश की गई है जिन्हें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में बुरी तरह से ट्रीट किया गया है धर्म के आधार पर। इस बात पर जोर दे तो जो लोग नॉन मुस्लिम हैं उन्हें बुरी तरह से मुस्लिम कंट्रीज में टॉर्चर किया गया है और इसी वजह से मुस्लिम्स सीएए के तहत नहीं जोड़े गए हैं। मैं बांग्लादेश की बात करता हूँ जी। 1951 में हिंदुओं का प्रतिशत 22% था। मैं 51 की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश की 51 के आंकड़े ऊपर हमारे पास है। 2011 की जनगणना में वो 10% रह गए। कहाँ गए वो लोग? अफगानिस्तान 1992 के पूर्व, मैं 92 के आंकड़े मेरे पास लगभग 2 लाख सिख और हिंदू थे और आज करीब 500 बच गए। क्या इन लोगों को अपनी बिलीफ से जीने का अधिकार नहीं है? वो जब भारत एक था तब हमारे ही थे, हमारे ही भाई है, हमारी ही बहन है, हमारी ही माता है। अगर यही थ्योरी को आप अपना लो तो पार्टीशन के बाद इतने सारे शरणार्थियों को क्यों लिया? उसका भी तर्क नहीं है। फिर तो आंकड़ों के आधार पर इतनी सिद्ध नहीं की जाती और पूरी दुनिया में ये सारा ब्लॉक मुस्लिम ब्लॉक माना जाता है। आप मेरी बात समझ कर चलिए। और सिया, अहमदिया वो तो छोड़िए, मुसलमान को भी अधिकार है यहाँ एप्लीकेशन करने का। हमारे संविधान ने रास्ता खोला है, वो एप्लीकेशन कर रेफ्यूजी के तौर पर ना रेफ्यूजी के तौर पर नहीं, नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार इनकी भारत की सुरक्षा और भारत की बाकी सारी। हालांकि अमित शाह से जब पूछा गया कि मुस्लिम कंट्रीज में मुस्लिम माइनॉरिटीज को भी काफी टारगेट किया गया है और उनका क्या, तो अमित शाह ने जवाब दिया और कहा कि वे इस पर भी आगे जाकर एक फैसला जरूर लेंगे। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में सीएए के तहत और क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए सीएए के थ्रू सिटीजनशिप लेने के लिए लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यूनियन ने ये पूरा स्टेप डिजिटलाइज किया हुआ है। द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप दैट विल अलाउ एलिजिबल पीपल टू अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सीएए 2019 एक्ट। द एप्लीकेशन कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और द वेबसाइट indiancitizenship.nic.in। तो अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या और भी कंट्रीज सीएए की वजह से इंडिया के खिलाफ होंगी। इस न्यूज से जुड़े रहने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा।